एक बड़ी खूबसूरत इबारत कहीं पढ़ी थी और जब कभी ऐसे किसी इंसान से मिलना होता है तो वो शब्द जुबान पे आ जाते हैं। बड़ा खूबसूरत किसी ने लिखा है कि निगाहों में सिर्फ मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में सिर्फ मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने लाख कोशिश की बुझाने की, मगर मेरे चिराग आंधियों में भी जलते रहे। और अपने आंधियों में भी चिराग को रोशन रखने वाले एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं जिनको पूरी दुनिया डॉक्टर अरविंदर सिंह जी के नाम से जानती है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, वीआईएफटी कैंपस में आज हैं आप हमारे साथ और 50 वर्ल्ड वाइड के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और तमाम स्टूडेंट्स हमारे बीच हैं। तो सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पे देखकर। पहली बार जब मैंने आपको सुना रेडिसन में और जिस तरह के शब्द आपके थे तो बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदगी में मुसीबतों को ना हथियार बना के आगे बढ़ जाते हैं। बड़ा अच्छा कोटेशन है कि समझदार आदमी वो होता है कि उसके ऊपर कोई पत्थर फेंके ना तो उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपना घर बना ले और उस घर के ऊपर वाले माले पे खड़ा होकर सबको हाय करे, भैया मैं तुम्हारे पत्थरों के चलते देखो कहाँ पहुंच गया। आपकी जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है, लोगों के लिए आप बहुत बड़े आदर्श हैं। 123 डिग्रियां और 80% दिव्यांग होने के बाद भी वो क्वाड बाइक जो शायद हमने सलमान खान के पास देखी थी उसको लेके ले लद्दाख आप पहुंच गए। ये जुनून, ये जोश, ये जज्बा कहाँ से आता है डॉक्टर साहब? एक्चुअली क्या होता है सर कि जब भी किसी चीज को बड़ा सप्रेस किया जाता है तो आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आप उसको एज अ चैलेंज लेकर बाउंस बैक करना चाहते हैं या आप उससे सकम करना चाहते हैं। तो मैं 10th क्लास तक चल नहीं पाता था, तो मेरे को ऐसे गोदी उठा के लेके जाना पड़ता था। तो जब बाद में भी इंडिपेंडेंट हुआ, मेरा सर्जरीज हुई, आई वाज एबल टू वॉक। तो मेरे पोलियो है, एक्चुअली पोलियो की काफी सर्जरीज करानी पड़ती हैं, उसके बाद आई एम एबल टू वॉक जी। तो एक वो आता था ना कि जाकी कृपा पंग गिर लांघे और अंधे को सब कुछ दर्शाई, ऐसा करके ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कि उसकी कृपा से जो है जो व्यक्ति डिसेबल्ड है, पंगु है, वो पहाड़ चढ़ जाए जी, है ना। और एक डिसेबिलिटी और पहाड़, इसको बड़ा कंट्रास्ट रखा गया है जी। तो मैंने कहा कि एक ऐसा कुछ करके दिखाएं जो कि एग्जाम्पल बने उनके लिए जो ऐसा सोचते हैं जी कि ये नहीं किया जा सकता था, या कोई अगर डिसहार्टेंड है तो उसके लिए। फिर आई एम बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो वहां पर आप बड़े अननोन से होते हो, कोई आपको जान नहीं रहा, तो एक अंदर से एक आवाज सी आती है कि आप कुछ ऐसा करो कि मतलब ये संसार जाने आपको। सही बात। तो वो शायद बचपन बड़ा सप्रेस्ड था और वो जो सप्रेशन था और जब अपॉर्चुनिटीज आई तो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ में बाउंस बैक हुआ। तो आई थिंक दैट इज द गाइडिंग फोर्स ऑफ माय लाइफ जी। आपने कहा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग आप करते हैं, तो मूल रूप से कहाँ से हैं आप? शुरुआत कहाँ से होती है? मैं लखनऊ से हूँ जी। और मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर थे, प्रमोट होकर वो प्रिंसिपल बने। तो एक ठीक ठाक सी फैमिली, जैसे कि एक भाई, एक बहन और पेरेंट्स, एक जो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली होती है कि स्कूटर होता है घर में, हम सब बैठते हैं उसके ऊपर, और एक छोटा सा घर होता है 2-3 कमरों का। So that is how I started my life. 123 डिग्रियां हैं आपके पास। अमूमन लोगों के पास 1, 2, 4, 10 डिग्रियां होती हैं। हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था कि उनके पास खूब सारी डिग्रियां थी, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया कभी, क्योंकि मैं बहुत बाद में पैदा हुआ। मैं ऐसे शख्स के सामने बैठा हूँ बिल्कुल जिनसे मैं बात कर पा रहा हूँ और जिनके पास 123 डिग्रियां हैं। ये कमाल आपने कैसे किया? मोटिवेशन कहाँ से है? कोई टीचर ऐसे थे या कोई ऐसे दोस्त आपकी जिंदगी में रहे या आपको लगा कि यार ये कारनामा भी करके देखना चाहिए? एक्चुअली पहले बात तो जो 123 है वो डिग्रीज नहीं है, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ डिग्रीज, डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स। क्योंकि 123 डिग्रीज कर पाना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक साल की भी एक डिग्री हो तो मैं भी थोड़ा छोटा हूँ, 123 साल का नहीं हुआ अभी। तो इट इज द कल्मिनेशन ऑफ डिप्लोमास, डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट। तो बट यस, ये मोटिवेशन के लिए मुझे देखिए, मैं कई बार, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं
वो बातें याद रह जाती हैं, वो लोग आपको कई बार याद नहीं रहते। तो एक बार की बात है, मैं 7th या 8th क्लास में था, जहाँ तक मुझे ख्याल है, हाँ इसी क्लास में था जी। तो मेरे को ना उधर गवर्नर हाउस और उधर जाना हुआ, क्योंकि मैं डिसेबल्ड था और एक वो हॉस्पिटल होता था वहाँ पर, उस हॉस्पिटल से काफी सारे लोगों को लेके गए थे। तो जब मैं वहां से आया तो फिर मैं काफी इलेटेड सा फील करता था कि अरे यार मैं वहां होकर आया, मैं ऐसे घूम कर आया। तो वो मेरे पास आके बैठे, कहने लगे अरिंदर, मुझे मेरा मेरा शॉर्ट नेम बबलू है जी उनका। जी। तो वो बैठे, कहने लगे बबलू मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। उनका एक हाथ नहीं था जिन्होंने मुझसे ये बात कर रहे थे जी। और काफी बड़े थे, मतलब मैं उस समय अगर 12-13 साल का था तो वो 40s की एज के आसपास होंगे। तो उन्होंने पूरी जिंदगी देखी होगी। तो कहने लगे कि हैंडीकैप पीपल, डिसेबल्ड पीपल आर ट्रीटेड लाइक अ फुटबॉल। लोग सिंपैथी दिखा देंगे आपके साथ, कुछ कुछ आपको मदद थोड़ी बहुत कर देंगे, लेकिन आपको जॉब नहीं देंगे। दे ट्रीट यू लाइक फुटबॉल, तो वो आपको उधर किक करेगा, वो उधर किक करेगा। तो बबलू मेरी बात मान ले, तो पढ़ाई करो करना, को पढ़ाई, तो पढ़ाई करोगे तो पहुंच जाओगे। तो वो शायद बचपन की बात थी, किसी की कही हुई बात थी, तो बड़ी अंदर चली गई। जी, को पढ़ाई, इतनी पढ़ाई करी कि डिग्री मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया डिग्रीज का। सो दैट इज द, आई थिंक जब मैं रिकॉल करता हूँ कि भाई ये कहाँ से आया होगा जी, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग थी उस समय, जो एक छोटी एज में हो गई थी, दैट हैज मोटिवेटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहली बार कब, कौन से ईयर में आपको लगा कि हाँ मैंने इतना कर लिया और ये मेरा जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है? कब, कौन से ईयर में आपको पता लगा इस चीज वर्ल्ड का? रिकॉर्ड मेरा लास्ट ईयर ही बना है। वो मैंने आपसे कहा ना कि एक वो अंदर से चलता था कि भाई कुछ वर्ल्ड लेवल पर पहुंचना है। तो मेरे को ध्यान नहीं था कि इतनी इकट्ठी हो गई है। तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो वो थे कंसल्टेंट्स होते थे उनके साथ बैठा था। मैंने कहा भाई कुछ बनाना है, कैसे बनाऊं? तो उन्होंने उस समय सजेस्ट किया कि सिंस डिसेबिलिटी है तो आप कुछ ऐसा करो जो डिसेबल्ड पीपल यूजुअली नहीं कर पाते। तो मैंने कहा ठीक है, क्या करूं? तो ये बाढ़ की बात चल रही थी, तो उन्हीं दिनों काफी सारा लैंडस्लाइड्स और ये सब हो रहे थे। तो मैंने कहा इस साल तो हो नहीं पाएगा। तो ऐसी बातों बातों में बात निकली, तो मैंने कहा कि यार मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी, बताओ मैं इतनी सी बात नहीं सोच पा रहा। तो उन्होंने कहा कितनी पढ़ाई कर रखी? तो फिर हमने पढ़ाइयों की लिस्ट निकाली तो देखा अच्छा इतनी इकट्ठी हो गई थी। तो कहने लगा इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो फिर हमने उसके लिए अप्लाई करा, तो सब जोड़ के मैंने 147 या 148 कुछ हमने भेजे थे, जिसमें से उन्होंने कुछ जनरल सर्टिफिकेशन थे जिसको उन्होंने ऑडिट टीम ने एक्रेडिट नहीं करा। मैं सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगा, मैं गूगल से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना डेटा ठीक कीजिएगा। हमने 123 देखा, तो आप 140 से अबव इनकी डिग्रीज है, तो थोड़ा सा आप ठीक कीजिएगा। जी नहीं, इसमें मैं बिल्कुल इंटरप्ट करता हूं, गूगल बाबा ठीक है अपनी जगह पे जी, क्योंकि जो ऑडिट हो जाने के बाद जो उन्होंने अप्रूव करी है वो 123 ही करी है, 123 करी, क्योंकि कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेशंस थे जिनको उनको लगा कि उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के कैटेगरी के लेवल के हो, तो उन्होंने उसमें से कुछ सर्टिफिकेट डिस्कार्ड कर दिए थे। तो हम 123 आर ऑडिटेड। थोड़ा थोड़ा अगर नजर मारे तो कौन से फील्ड में कौन सी डिग्री आपने की? सर देखो मेडिकल में तो एमबीबीएस एमडी है ही है, जिसके अलावा मैंने मैनेजमेंट में मेरा शुरू से ही बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा हुआ है। फिर मैंने 2 बार एमबीए करा हुआ है। एक एमबीए उदयपुर के एक लोकल इंस्टीट्यूट से किया था, उसके बाद मेरे सीईओ ने मेरे को मोटिवेट किया, तो फिर मैं आईआईएम गया, कैट क्लियर किया। आईआईएम इंदौर शायद और आपने टॉप किया। जी जी जी, मेरे पास उसका भी एकेडमिक रिकॉर्ड है। दैट आई एम द ओनली डॉक्टर टिल डेट हु हैज टॉप्ड आईआईएम एवर। जी जी। फिर मैंने एलएलबी करा हुआ है, मैंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी हुई है, ऑक्सफोर्ड यूके से। इसके अलावा मैंने कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के सर्टिफिकेशंस करे हुए हैं, लंदन से किया हुआ है। मैंने कैनेडियन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन से सर्टिफाइड हूँ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन से सर्टिफाइड हूँ। फिर लॉ में एक लीगल आर्बिट्रेशन होते हैं जिसमें कि यू बिहेव लाइक अ प्राइवेट जज जी, तो मैंने उसका एग्जाम क्लियर किया। और मैंने यहाँ से किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन से पढ़ाई करी थी। और फिर मैंने लंदन का लीगल आर्बिट्रेटर का एग्जाम क्लियर किया था। क्या तो वो है। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलते रहते हैं, जैसे कि अभी मेरी बात हो रही थी जब आपके साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड होने जा रहा था, तो मैंने वीडियो एडिटिंग का प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, डिजिटल
मार्केटिंग में मैंने साउथ राजस्थान तो ये वाला इंटरव्यू आप ही एडिट करने वाले हैं। आई नो अबाउट ऑल द क्रोम्स एंड टाइमलाइंस और स्पीड सेक्टर ना बेसिक आता है मुझे। वेरी नाइस। आपकी बातचीत में लंदन का जिक्र कई बार आया, ऑक्सफोर्ड का जिक्र कई बार आया, और हमने पढ़ा आपके बारे में कि आपको 90 लाख रुपए का पैकेज आपको ऑफर हुआ था और आपने इस भारत की जमीन से जुड़े रहने के लिए 90 लाख का पैकेज ठुकरा दिया। जी ये कौन सा फील है, ये कौन से देश से जुड़ी भावना है जो आपको प्रेरित करती है देश में रहने के लिए? एक्चुअली क्या है सर, देखो मैं उदयपुर आया था 99 में जी, 99 एंड में, तो 2000 समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ 5000 की नौकरी करता था। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम थे तो उनके यहाँ जाता था विजिट पे, और 5000 रुपीज मुझे मिलते थे जी। तो इसी जमीन ने मुझे वो दिया जी कि मेरे को एक फॉरेन कंपनी ने 2008 में तो 5000 रुपए की नौकरी से सफर बढ़ा, और 8 साल के बाद में 90 लाख रुपए का पैकेज आया। क्या? तो आप उस जमीन के लिए इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं, है ना? कि जिसने आपको बड़ा करा हो ना, तो वही वाली बात हुई कि आपकी माँ ने आपको बड़ा करा, और जब आप एक बड़े हो गए और किसी ने बेटा बोला कि बेटा आ जा मेरी गोद में आ जा, और आप उस माँ को छोड़ के किसी दूसरे की गोद में चले गए क्योंकि वो माँ अमीर थी, तो ये तो देखिए गद्दारी हो गई है। तो सो दैट इज हाउ, सो दैट इज आई वाज वेरी श्योर। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल जरूरी होता है। आपको आप इतने वर्ड फॉर हैं, क्योंकि आज आपने इस बात को नोटिस किया कि 90 लाख रुपए का पैकेज आया, आप नोटिस भी क्यों करते हैं अगर आया नहीं होता? तो आपको अपनी वर्थ जरूर पता होनी चाहिए, आपको अपने को टेस्ट जरूर करता रहना चाहिए। तो यस, और इसका मजा ही अलग है कि आपके पास आया और फिर आपने इट इज योर चॉइस। तो हारे को हरे नाम नहीं होना चाहिए, आया ही नहीं और आपने लिए नहीं, उसमें क्या खास बात है? सही। तो वो कहते हैं ना कि हर वो आदमी ईमानदार हो सकता है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। तो ईमानदारी तो तभी टेस्ट होगी ना जब आपको बेईमान होने का मौका हो, और तब भी आप बेईमानी ना करें। तो ऑफर आया और नहीं लिया, ओनली देन यू कैन प्रूव टू द पीपल कि देखो ये आया था, एंड बट यस आई एम कमिटेड टू माय कंट्री, आई एम कमिटेड टू माय स्टेट, एंड आई विल बी देयर। 5000 से 90 लाख तक का जो सफर आपने तय किया, तो ये कितना आसान रहा डॉक्टर साहब, या कितना मुश्किल रहा? आप मतलब जब पलट के देखते हैं तो क्या सोचते हैं उन दिनों के बारे? ये बड़ी मजे की बात है। ये तो चलिए 5000 तो फिर भी ठीक है, ये तो बात है ईयर 2000 की। 92 में तो मैं जेरोक्स मशीन चलाता था, उसमें 50 पैसे मिलते थे एक कॉपी करने के, उस समय 50 पैसे मिलते थे, अभी भी शायद 1.5 रुपए ही मिलते होंगे एक कॉपी करने के। जी। तो मैंने जेरोक्स मशीन भी चला रखी है, तो उसमें 50 पैसे मिलते थे, उसका प्रॉफिट मार्जिन पेपर की कॉस्ट निकाल के तो 10 पैसे आता था। तो हमने तो वहां से भी काम किया हुआ है। हमारी को शॉप हुआ करती थी, तो उसमें आइसक्रीम का काउंटर भी था, तो मैंने आइसक्रीम भी बना रखी, सॉफ्टी में बढ़िया बना लेता हूँ, तो वो भी सीखी हुई है। तो लेकिन एक जो बड़े मजे की बात है, जब मैं रिकॉल करता हूँ तो मैं तब भी मजे नहीं था, मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ पैथेटिक लाइफ थी और अभी कुछ एक्स्ट्रा चल रही है। तभी खुशी था और अभी भी खुशी हूँ, और बढ़िया रहा, मतलब लाइफ वाज वेरी गुड, इट वाज जर्नी वाज वेरी स्मूथ। एक अभी जैसे एग्जांपल शेयर करता हूँ आपसे, मेरे पास मर्सिडीज मेरे दिल के बड़े करीब गाड़ी है, उसके साथ कुछ इमोशनल कनेक्शन है, कभी वापस बैठूंगा तो बताऊंगा जी। तो ई क्लास है मेरे पास में, करीब मैंने जब ली थी तो 2-3 साल पहले 75 लाख की गाड़ी थी, और एक छोटी गाड़ी है सिटी के हिसाब से, वो अमेज है, कुछ 7-7.5 लाख रुपए की गाड़ी है जी। क्वाड बाइक तो जो चला कर आया हो तो ऐसे मजे के लिए चला लेता हूं वो तो क्या बाइक चलाने का मतलब ले ली जी। तो एक बार मेरे सन ने मुझसे पूछा कि पापा आज कौन सी गाड़ी लेकर आए, उसको कहीं लेकर जानी थी। तो कहने ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं मतलब आप अमेज लेकर आए हो या मछली लेकर आए हो? मैंने कहा ध्यान नहीं यार, वो मतलब मैं आया हूँ, ड्राइवर दरवाजा खोल देता, मैं बैठ जाता हूँ और चला जाता हूँ, तो ध्यान नहीं मेरे को कौन सी। एंड व्हेन आई वाज आंसरिंग हिम, उस समय मैंने रियलाइज करा, कई बार आप कहते हैं ना चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन जी, तो आप जब बच्चे को अपने जवाब दे रहे थे तब मैंने रियलाइज करा कि यार ये तो बेकार की बात थी। मतलब आपको अगर ये बैठ के ध्यान नहीं है कि आप किस गाड़ी में बैठे हैं, तो उस गाड़ी की यूटिलिटी क्या है? दैट इज जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसलिए वो सर 5000 था या 50 पैसे की फोटोकॉपी थी या 90 लाख का पैकेज था,
आपका हैप्पीनेस का कोई रिलेशन विशेष नहीं है मनी से। तो सफर काफी अच्छा रहा, लोग काफी सपोर्टिव मिले, और जो लोग सपोर्टिव नहीं भी थे उनका भी बड़ा योगदान है लाइफ में। क्योंकि जब मैं बचपन में ऐसे लोग मुझे उठा के लेके जाते थे तो बड़े सारे लोग हंसते थे मेरे ऊपर, क्योंकि उन्हें क्या पता मुझे क्या प्रॉब्लम है ना। तो एक बड़ा सा बच्चा 9th क्लास का बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, तो ऐसे गोदी में जा रहा है तो लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर, तो उनका भी बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, क्योंकि अगर वो हंसे नहीं होते तो मैं इतना थिक स्किन नहीं हुआ होता। तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, वो आप पढ़ते हैं ना कि मेरी जिंदगी का रोग कि क्या कहेंगे लोग, तो वो बचपन में ही लोगों ने हटा दिया मजाक बड़ा उड़ा के। तो जो लाइफ के अंदर जो लोग आपकी लाइफ में पॉजिटिव योगदान करते हैं उनका भी योगदान होता है, और जो लोग अदरवाइज करते हैं तो आप बाद में रियलाइज करते हैं कि उनका भी बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। तो उस दौरान लगातार कुछ सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता होगा कि मुझे ये 8 घंटे की नौकरी तक सीमित नहीं रहना है और सफर लंबा है। कुछ क्या सोचते थे आप, किनको पढ़ते थे, मोटिवेशन कहाँ से मिलता था, फिल्में ऐसी देखते थे, आपके दोस्त ऐसे थे? जैसे मैंने आपको फोन किया पहली बार तो गुरु गोविंद सिंह की वो पंक्तियां तो वो मतलब पहली ही पंक्ति से आदमी आपसे कनेक्ट हो जाता है कि भाई हाँ ये आदमी बहुत मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है अपनी लाइफ में। तो आपका सोर्स क्या रहा कि आप काम कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में है कि हाँ भाई मेरा वो मंजिल है, मुझे वहां तक पहुंचना है। वो कैसे कंटिन्यूटी बनी रही थॉट्स की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और मेरा जब मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ तो मैं जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनको इस बात के लिए रिकमेंड भी करूंगा। मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ हूँ जी, तो बात का ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल, मैं भी हिंदी मीडियम में रहा तो बढ़िया हिंदी बोलता हूँ और पढ़ाई लिखाई करके थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। तो जब मैं 11th क्लास में था, जैसे मैंने आपसे बताया कि मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, और जो बचपन में जो आपके इंप्रेशंस होते हैं, जैसे आपने पढ़ाई का पूछा तो मैंने बताया जी। तो जब मैं 11th क्लास में था तो मैंने किताब पढ़ी थी करोड़पति कैसे बना, तो स्वीट मॉडर्न की किताब थी, वो हिंदी में थी, छोटी सी किताब थी। उस किताब में ऐसा कुछ विशेष नहीं लिखा हुआ है कि मैं उसको आज पढ़ूं तो बोलूं कि भाई बहुत अच्छा था या जो भी था, पर अच्छी थी। और उस किताब को मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा जब मैं 11th क्लास में था। तो उससे क्या हुआ कि उसमें जो उसका सार्थक निकला, द समरी व्हिच आई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट इज, उसने कहा कि आप अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके 16 घंटे रोज काम कर सकते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। This was something which went very deep in my mind. मैंने कहा अच्छा बनना इतना आसान है क्या कि एक लक्ष्य निर्धारित करना है और 16 घंटे मेहनत कर देनी है तो करोड़पति बन जाएंगे क्या? तो I started working very hard from that. And yes, और मैं अभी भी मेहनत करता हूँ। अभी भी मेरे 2 स्टार्टअप्स चल रहे हैं, तो एक कंप्लीट होता है फिर दूसरा होता है, फिर अभी मैंने लंदन में 2 कंपनीज डाली हैं, उनके भी स्टार्टअप्स कर रहा हूँ। 52 मेरी एज हो गई है जी। सो दैट 16 आवर्स का जो फंडामेंटल है और लक्ष्य का निर्धारण है ना, सेट योर गोल्स, क्योंकि मेरे कुछ इंटरव्यूज भी हैं उसमें आई हैव सेड दैट सेट योर ओन गोल्स एल्स यू विल बी वर्किंग फॉर द पर्संस हु हैव सेट देयर गोल्स। तो आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल जैसे वो अर्जुन का था ना कि वो बिल्कुल चिड़िया की आंख दिखाई पड़नी चाहिए, लक्ष्य देखते रहिए, 16 घंटे मेहनत करते रहिए, सब बढ़िया। कभी ऐसा कोई फेज आया लाइफ में कि यार 16 घंटे मेहनत भी कर रहे हैं, खूब सारी पढ़ाई भी की है, जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन लगा कि कहीं लाइफ में ना अंधेरा छा गया है, कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं? ऐसा कोई फेज आया कभी लाइफ? बिल्कुल, कई बार मतलब लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मैंने आपसे जब हम इंटरव्यू शुरू कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि आपकी लाइफ हमेशा आपको टेस्ट करती है। हम बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग के एग्जाम होते हैं, एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है? होता है। आप उस स्ट्रेस में क्या करते हैं? आपके पास चॉइस है कि आप एग्जाम ना दीजिए, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके साथ में आपकी लाइफ की ग्रोथ भी रुक जाएगी। आप क्या करते हैं? आप उस स्ट्रेस को लेते हैं, आप उसको पढ़ते हैं और फिर उस एग्जाम को क्लियर करते हैं। जैसे ही आप उस एग्जाम को क्लियर करते हैं आपका लेवल नेक्स्ट हो जाता है। आप अगर फर्स्ट ईयर में थे तो सेकंड ईयर में पहुंच जाते हैं, सेकंड ईयर होते हैं तो थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं। So that is how life keeps on challenging you. तो ऐसे बड़े सारे फेजेस आए, मतलब तो एक नहीं है, बिखराने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। अनलिमिटेड चैलेंज हैं। I am accumulation of lot of wrong decisions, lot of right decisions,
तो बस खाली ये बैलेंस करना होता है कि आपके राइट डिसीजंस का नंबर ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू योर रॉन्ग डिसीजंस। बाकी अगर आप ऐसा सोचो कि आपकी लाइफ में डार्क फेज नहीं आएगा, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपकी लाइफ आपको टेस्ट नहीं करेगी, तो ऐसा तो नहीं है। बहुत से हैं, आप जितने बोलेंगे उतने बता सकता हूँ। आप अगर कुछ स्पेसिफिक पूछ लेंगे, करियर वाइज आए, फिजिकल फिटनेस वाइज आए, फैमिली वाइज आए, और लाइफ इज फुल ऑफ कोई चैलेंजेस। एक ऐसा जो आपको लगता है कि उसने आपको झकझोर के रख दिया, और अगर वैसा नहीं होता आपकी लाइफ में तो शायद आप एक बड़ा जंप नहीं ले पाते, ऐसा कभी कुछ हुआ हो? ये इंसिडेंस है अभी का कुछ 8-10 साल हो गए। तो मैं वहाँ पर करता था, जॉब करता था, डॉक्टर लाल पैस लैब के इधर था। मैं वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल हेड था उनका। तो इट वाज अ वेरी गुड पोस्ट, और बढ़िया अच्छी खासी सैलरी भी थी, ड्रीम सैलरी थी जो मिलती है लोगों को पूरे के आसपास। तो लेकिन मैं किताब पढ़ रहा था, अवेकन द जायंट विद इन। तो वो किताब में पढ़ रहा था, और किताब को पढ़ते पढ़ते आया कि यार नौकरी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि छोड़ देते। तो जब नौकरी छोड़ रहा था तो उधर से ऑफर आया कि भाई तुम्हारा जो भी पैकेज है उस पर 10 लाख रुपए और बढ़ा देते हैं साल के। 10 लाख? हाँ, साल के। क्या बात है। तो मैंने कहा सर, मतलब आप ऐसा मत समझो कि मैंने इसलिए रिजाइन कर रहा हूँ कि मेरे को सैलरी बढ़ानी। बड़े सारे लोग सैलरी बढ़ाने के लिए रिजाइन करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को सैलरी नहीं बढ़ाना। मेरे को सैलरी बढ़ानी होती तो मैं आपसे आकर कहता कि मुझे सैलरी बढ़ानी है। तो पर मुझे बस अपना ही करना है सर, मैं नहीं करूँगा। तो वो कहने लगे नहीं यार, ऐसे तो नहीं यार। अच्छा, आप देखेंगे कि हर एक, जब भी आपका भी इफ यू आर इन अ जॉब, और आप भी लोग जब आगे स्टूडेंट्स जॉब करेंगे, तो एक छोटा सा कहीं पर नॉन कॉम्पीट क्लॉज लिखा हुआ होता है कि आप जब जॉब छोड़ के जाएंगे तो फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे। ये नहीं, वो छोटा सा एक नेचुरल सी लाइन लिखी रहती है हर एक कॉन्ट्रैक्ट पर, और आप उसको साइन कर देते हो, है ना। आपने भी करा होगा, मैंने भी कर दिया। तो वो शायद उनको वो बात कुछ खटक गई। वो कहते हैं ना कि बातों बातों में कोई बात खटक जाती है और एक दो लफ्ज ही बेगाना बना देते हैं। क्या बात। तो वो शायद उनको खटक गई कि यार मैंने इसको 10 लाख ऑफर किया और इसने जो है तो भी छोड़ दिया। तो उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया, नॉन कॉम्पीट क्लॉज में जाकर मेरी प्रैक्टिस को स्टॉप करा दिया। इट वाज वेरी शॉकिंग, इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। और दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि नॉन कॉम्पीट क्लॉज है और इसकी तरह से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आई वेंट, आई फॉट द केस, देन उस केस को मैंने जीता वहां जाकर। और फिर क्योंकि अब आप दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच से जीत कर आते हो, तो मेरा वो कोर्स बड़ा साइट होता है। आप लोग जाकर गूगल करेंगे डॉक्टर रविंदर सिंह और लाल पैसवार, उसको उस केस का काफी साइटेशंस दिए जाते हैं, काफी हवाले दिए जाते हैं जब भी कोई स्टाफ को अपने इस तरह से करने की कोशिश करता है। तो दैट वाज द इंसिडेंस जहां पर एक बार की लगा कि अरे ये क्या हुआ। मतलब आप इतने अच्छे पैकेज पे थे, फिर आपने अपनी करने की कोशिश करी, कुछ 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ का उस समय इन्वेस्टमेंट किया, और आपकी प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया हाई कोर्ट से। सो दैट इज द टाइम व्हिच रियली शुक एवरीथिंग। मैंने कहा वो तो होता है कि देखो सर, अभी आज वो केस में जीत कर आ गया, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपके साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, सक्सेस की बातें हो रही है। बाई चांस मान लीजिए मैं वो केस हार जाता, तो लोग क्या कहते हैं, कितना बेवकूफ आदमी है, ओवर कॉन्फिडेंट बैठा हुआ था, देख जॉब भी गई और प्रैक्टिस भी गई और जो पैसे थे वो भी डूब गए। तो नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। ये उस जगह से मैंने सीखा कि आप अगर सक्सेसफुल हैं तो आपकी गलती भी आपकी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है, और आप अगर अनसक्सेसफुल हैं तो आपकी मेहनत भी बेकार दिखाई पड़ती है। यस, दैट इज द मेजर इंसिडेंस जिसने मेरी लाइफ में जो 6-7-8 महीने थे दैट शुक। लेकिन हाँ, अगर आप उस पीरियड में भी जिन लोगों से मैं मिलता था, आप देखेंगे मेरा हैप्पीनेस क्वोशिएंट हमेशा अच्छा था, मैं कभी दुखी नहीं रहा। अंदर से आपके दिमाग में सोच बहुत कुछ चलती रहती है, बट यस, इट वाज अगेन अ गुड लर्निंग। देखिए ये भी कितनी अच्छी बात है कि जब से आप वो वाला केस जीत कर आए, आज 2014 में वो केस जीता था, तो आज 9 साल हो गए। किसी भी कॉर्पोरेट ने मेरे को आज तक एक भी चिट्ठी नहीं भेजी। उनको पता है कि इस आदमी से लड़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना, तो वो कोई भेजता ही नहीं। तो ये भी बड़ी अच्छी बात हो गई है। आपने बातचीत के दौरान 2-3 बार कुछ शेर कहे। जी जी, तो मैं इन्फ्लुएंस हो गया, मुझे भी एक शेर याद आ रहा है आपके इस जीतने और इस जज्बे के साथ कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी ये तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में सब दरिया,
लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिर रहा है। आप हौसले का समंदर है डॉक्टर साहब। हम क्लैप कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब, हमने पढ़ा आपके बारे में, सुना, और अखबारों में सुर्खियां इस चीज की गवाह है। वो कैसे दिमाग में आया कि भाई चलो 123 डिग्रियां हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अभी कुछ और करना बाकी है। आपने क्वाड बाइक उठाई और आप लेह लद्दाख चले गए। ये कैसे आया दिमाग में? भाई मैं आपसे कह रहा था कि डिसेबिलिटी को एक बहुत टैबू के रूप में देखा जाता है। डिसेबिलिटी अभी भी सोसाइटी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। उनको एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड से देखा जाता है। तो और बहुत सारे लोग जो कि फिजिकली चैलेंज हैं, और फिजिकली चैलेंज होना एक अलग बात है। कोई आदमी अगर मेंटली चैलेंज भी है ना, अगर उसका कुछ काम करने का मन नहीं आ रहा है और वो घर में यूं ही कमरे में सो रहा है, तो बिलीव मी ही इज आल्सो अ चैलेंज पर्सन। तो उसका इंक्लूजन सोसाइटी में जरूरी है। तो एक परसेप्शन चेंज करना जरूरी है। एक सोसाइटी को ये बताना जरूरी है कि देखो ये भी पॉसिबल है ना। लेकिन अब क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति मुझे पहली बार देखेगा वो बोलेगा यार अच्छा इनको प्रॉब्लम है। क्योंकि ह्यूमन माइंड का एक नेचर है कि वो नेगेटिविटी सबसे पहले नोटिस करता है। तो वो सबसे पहले आदमी की डिसएबिलिटी को देखता है, उसकी एबिलिटीज को नहीं देखता। टू शोकेस योर एबिलिटीज यू हैव टू समथिंग आउट परफॉर्म। तो छोटा मोटा चैलेंज जब मैं ओगेश्वर जी चला जाता तो कौन मेरे सुनने वाला था कि वो यहाँ से ओगेश्वर जी चले गए, इसमें ऐसा कौन सा तीर मार लिया। तो लद्दाख खरदुंगला इज द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पीक जी। वहां पर ऑक्सीजन की भी काफी कमी है ना, सिलेंडर वगैरह लेके जाना पड़ता है। यू कैरी द रिस्क कि आप बाइक चला रहे हैं और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और चक्कर आ गया तो आप खाई में चले जाएंगे, है ना। तो ये सारे रिस्क हैं। लेकिन इफ आई टेक दैट रिस्क, so I am not representing myself, I am representing a community, I am representing the whole plethora of people who are physically challenged. I am representing them कि देखो करा जा सकता है ना। तो आज अगर एक पर्सन लद्दाख में है या मान लीजिए एक पर्सन दिल्ली में है और वो जॉब मांगने जाता है किसी के पास में और वो डिसेबल्ड है, तो एक कहीं ना कहीं अगर उस व्यक्ति ने वो न्यूज़ पढ़ रखी होगी तो वो उसका कुछ तो नजरिया चेंज होगा, है ना। उसको दिखाई पड़ेगा कि नहीं यार ये मेरे को ऐसा दिख रहा है, लेकिन देखो ये बंदा के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये पहाड़ भी चढ़ सकता है। सो दैट काइंड ऑफ मैसेज आई वांटेड टू गिव कि देखो सब कुछ पॉसिबल है। इट इज नॉट योर लेग्स, इट इज नॉट योर हैंड्स, इट इज नॉट योर बॉडी। इट इज इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट मेक्स अस ह्यूमन is what is lying between our ears, what is our brain, what is our mind. You can achieve what you think. ये कब की बात है जब आप लेह लद्दाख गए और आपने रिकॉर्ड बनाया? ये अभी की बात है, जुलाई में लगा। किस तरह की दिक्कत है सर आपको फेस करने को मिली वहाँ पे? एटमॉस्फेयर जैसा आपने बताया, और कितना वक्त आपको लगा? क्या था वो शायरी थी कि वो जाने के हाथ बादलों के दरमियान साजिश हुई और मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई। तो मैं यहाँ से निकला 8 जुलाई को, फ्लाइट से निकला। तो मेरे को जो लद्दाख में गाड़ी चलानी थी वो तो लेह से लेकर और खरदुंगला पास तक वो कुछ 5000 फीट है और 42 किलोमीटर की हाइट है। ओके, तो वो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव कराया था। तो यहाँ से मैं फ्लाइट से गया। अब 8th को मैं सवेरे लैंड हुआ और 8th को हमें फ्लाइट में बिठाया, लद्दाख की 3 घंटे बिठा के बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो अगर आप लोग रिकॉल करेंगे तो भी 8th 9th 10th जुलाई के अगर आप 2023 के अगर वो देखेंगे यूट्यूब जी, तो जलजला आया हुआ था, बारिश, तूफान। लेह लद्दाख का एयरपोर्ट बंद नहीं होता, उसका एयरपोर्ट ही बंद हो गया। तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको तो जाने ही नहीं देंगे। मैंने कहा यार जाएंगे तो हम पक्का, जब खुलेगा तब जाएंगे, हम तो यहीं डेरा डाल के बैठे। तो अब मेरे पास सारे मेरे दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए, मेरे फादर का फोन आ गया, मेरे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स की यार ये क्या जलजला रहा है और तुम कहाँ जा रहे हो गाड़ी चलाने। तो इट वाज अ लॉट ऑफ, ऐसा नहीं कि वो लोग मेरा अच्छा नहीं सोचते थे, पर मेरे लिए अच्छा ही तो सोच रहे थे कि भाई इतनी रिस्क लेने क्यों जा रहे हो, बना भी लोगे तो भी क्या, जान है तो जहान है।
तो पहला चैलेंज तो यही आ गया कि 2 दिन तक इट वाज अ हेवी रेन, और मीडिया क्या जो 1 का 10 भी करके दिखाता है जी। तो टीवी में तो ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे मतलब पूरा देश ही डूब जाएगा उसके अंदर। तो काफी सारा डिमोटिवेशन वहां से करने की कोशिश कर रहे थे, बट आई वाज फोकस्ड एनफ कि वहां पर जाएंगे, और एयरपोर्ट खुला तो मैं चला गया। उसके पहले मैं 2018 में गया था लद्दाख में, तो वो तब खुद चला के नहीं गया था, सिंपल जैसे टूरिज्म में जाते हैं तो उसमें गया था, कार से गया था पीछे बैठ के। तो मेरे को कोई ऑक्सीजन और ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, और आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि मैं ऑल्दो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ और डायग्नोस्टिक्स भी है मेरा, पर कोविड मुझे नहीं हुआ था। तो ऐसे कोई लंग की हेल्थ में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ हो ऐसा भी कोई चांस था नहीं। तो उस समय मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे आसपास के कुछ लोगों को ऑक्सीजन लगाई थी उन्होंने, कुछ लोग परेशान हो रहे थे, तो आई वाज वॉकिंग वेरी इजीली इन लद्दाख। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ऑक्सीजन वगैरह की कमी नहीं आएगी, तो चले गए वहां पे। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, पर हाँ बस ये जरूर है कि आप जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है ना, उस पर वो पहाड़ आप चढ़ते जाते हो तो खाई भी और गहरी होती जाती है, और वो ये सर्कल होगा, मतलब एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई भी ऐसी कि हाँ कि मतलब ये बस गए तो फिर गए वापस। कुछ खाने पीने का सब साथ रहते हैं, उसमें क्या रहता है? हम तो ब्रेक लेते रहते थे आराम से, कोई क्योंकि मैं आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज ड्राइविंग ऑन अ क्वाड बाइक फिजिकली चैलेंज, तो मेरे ऊपर टाइम प्रेशर नहीं था। तो बाकी लोग किस तरह से थे? सब लोग वो भी बाइक्स पे थे कैसे? नहीं, मेरे साथ मैं तो अकेला था ना जी, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड था। मेरे साथ में जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो जजेस थे, जो एडजुडिकेटर थे, वो जरूर कार से आगे चल रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, क्योंकि उसको पूरे एविडेंसेस देने पड़ते हैं कि आपने करा। बट आई वाज टेकिंग ब्रेक्स, तो आई टुक 2 ब्रेक्स, बीच में रुके, ठंड बहुत है वहां पर, तो बीच में कॉफी चाय पीते हुए अपना आराम से मजे करते हुए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी जर्नी एकदम आपकी लाइफ की तरह से है कि आपने स्ट्रगल्स को भी एंजॉय किया, और इसी तरह से पहाड़ चढ़ने को आपने एंजॉय किया, लोगों के जितने सटायर थे उनको एंजॉय किया, और वो तमाम सटायर्स देखिए आज कितनी बड़ी सक्सेस बन गए हैं। एक एंथनी रॉबिन्स ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे बात इसके दिल के बड़े करीब है और आप लोगों से भी शेयर करना चाहूंगा। वो कहता है कि लोग सोचते हैं कि यू विल अचीव समथिंग एंड देन बिकम हैप्पी, है ना। हम सोचते हैं ना हमें ये मिल जाएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो हैप्पी हो जाएंगे। तो कह रहा है कि आप अचीव करो, बट यू शुड हैप्पीली अचीव, आप खुश खुश रह के अचीव करो। मेरे भी आज गोल्स हैं। मेरे को अभी मैंने एक स्टार्टअप शुरू करा है, उसको मैं करीब 1000 करोड़ की कंपनी बनाना चाह रहा हूँ। अभी अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़ी मेहनत करी, पर अभी तक मुझे बड़ी अपने ऊपर खराब सा लगता है कि मैंने एक 1000 करोड़ की कंपनी नहीं बनाई आज तक। तो अभी एक स्टार्टअप शुरू करा है कि 1000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा जी। तो बनानी है। अभी मेरी कंपनी की वर्थ 100-125 करोड़ के आसपास होगी हार्डली। तो 1000 करोड़ का सफर लेना है, लेकिन देखो खुश बैठा हूं ना, खुशी खुशी अचीव करेंगे, तो हैप्पीली अचीव। और ये स्टडीज हैव शोन कि इफ यू आर हैप्पी एंड वर्किंग, you achieve much more than the persons who are stressed out and trying to achieve. So happily achieve everything you enjoy, everything you love. It is all acceptable. तो इस एंजॉय के सफर में, इस हैप्पीनेस के सफर में ये कब ख्याल आया कि आपको अर्थ डायग्नोस्टिक शुरू करना है, अर्थ जिम स्टार्ट करना है, अर्थ डर्मेटोलॉजी स्टार्ट करना है, अर्थ स्किन केयर स्टार्ट करना है? ये तमाम ये कब आपके दिमाग में था? पहले से फोकस किया हुआ था कि ऐसा ऐसा कुछ करेंगे और बस अब लाल पैथले बहुत हुआ, अब अवेक होना है, जैसा कि आप बुक पढ़ रहे थे आपने बताया? देखिए मैंने ना अपनी जो जर्नी शुरू करी थी, तो मैंने आपसे बताया जैसे कि 5000 की जॉब से शुरू करी थी यहाँ पर, और पहले लेक सिटी हॉस्पिटल में काम करता था, फिर कल्पना नर्सिंग होम पे काम करता था। उसी के साथ साथ मैंने अमूलक डायग्नोस्टिक शुरू किया था, मेरे पार्टनर थे उनके साथ में। 2003 तक मैंने उसको रन किया, 2000 से 2003 तक। फिर उसको मैंने ट्रैवल्स को सोल्ड आउट कर दिया था। फिर 2009 तक उनके साथ था, फिर उनसे वापस लिया, फिर डॉक्टर लाल साहब को सेल किया। फिर अर्थ का जन्म हुआ 2013-14 के आसपास, जब मैंने इसको प्रॉपर्ली ज्वाइन किया। अब क्या था कि मैनेजमेंट में 2 लैंग्वेजेस आती है, एक आती है रेड ओशन, एक आती है ब्लू ओशन। तो रेड ओशन का मतलब ये होता है, कहते हैं ना भाई बड़ा गला काट कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन। तो कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब क्या है कि बड़ी लड़ाई हो रही है। जब लड़ाई होगी तो क्या होगा? खून बहेगा। जब खून बहेगा तो क्या होगा? पानी लाल हो जाएगा। तो उसको कहते हैं रेड ओशन स्टेट। तो रेड ओशन मींस द कॉम्पिटिटिव एरियाज वेयर लॉट ऑफ
competition is going on, where a lot of struggle is going on. So many competitors are lying into that place. So that is red ocean. जी तो मैनेजमेंट की स्टडीज कहती हैं कि देखो जहां पर भी क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा है, इधर मार्केट हो रही है, थोड़ा सा जरा उठा के देखो निगाह तो उधर मार्केट नहीं हो रही है. सो दैट इज ब्लू ओशन. वहां पर अभी कोई खास लोग नहीं. तो जब हम डायग्नोस्टिक रन कर रहे थे तो डायग्नोस्टिक्स में अभी आप देखें तो बड़े अजीबोगरीब से पैकेजेस आने लग गए. इंडस्ट्रीज यूजुअली इवॉल्व होती हैं. अगर आपकी यूनिवर्सिटी थी तो अगर आप पहले 80,000 चार्ज करते थे तो आप 85,000 चार्ज करते होगे, 90,000 चार्ज करते होगे. इन्फ्लेशन सेट जी. डायग्नोस्टिक्स में उल्टा चल रहा है. जो टेस्ट के पहले 2,000 मिलते थे अब उसके 500 मिलते हैं. गवर्नमेंट की प्राइस कैपिंग बहुत आ गई है. गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्थ के राइट टू हेल्थ बिल आ गया है जी, है ना. अच्छी बात है, कोई उसके अगेंस्ट की बात नहीं है. अच्छी बात है, हर एक व्यक्ति को कम से कम रेट पर सुविधाएं मिलनी चाहिए जी. बट एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ डायग्नोस्टिक पर्सन में देखूं तो अगर मार्जिन्स आर गेटिंग लो, राइट, तो आई हैव टू थिंक ऑफ सम बिजनेस. अगर तो बट फिटनेस एंड ब्यूटी एक ऐसा बिजनेस है जिसको हमेशा चाहिए, हर एक को चाहिए, है ना. ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होती जी. सो इट वाज द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी कि अब हम कुछ साथ के साथ हम ऐसा कुछ करते हैं जो कि रिसेशन फ्री हो जी. सो वी केम इनटू द लाइन ऑफ फिटनेस, we came into the line of aesthetics. Diagnostics is still going on and we have done a wonderful experiment जहाँ पर हम फिटनेस का जिम फ्री देते हैं. आप जिम ज्वाइन कर लीजिए और जिम की पर्टिकुलर फीस दे दीजिए जो भी है, और उतनी ही फीस के आप चाहे तो टेस्ट करा लीजिए और चाहे तो एस्थेटिक्स करा लीजिए जी. तो जिम फ्री हो गया तो फिटनेस फ्री हो गया. नहीं तो फ्री जिम इज द फर्स्ट कंसेप्ट, आई थिंक इंटरनेशनली फर्स्ट कंसेप्ट जिसके अंदर हम इसको कर पाए. फिर अभी हमने देखा कि ये भी सेटल हो गया है. तो अभी आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट जिसमें मैंने अपना पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ. बन गया है लगभग जी. और उसके अंदर अभी मैंने लंदन में कंपनी बनाई है, इंटरनेशनल मेडिकल बोर्ड फॉर बिजनेस स्किल्स. तो उसमें हम डॉक्टर्स को इंटरनेशनली ट्रेन करेंगे इनटू द नेगोशिएशंस, इनटू द मेडिकल लॉ, इनटू द फाइनेंसेस. तो लाइक जर्नी मस्ट गो ऑन. इतने सारे स्टार्टअप्स के बावजूद आप वक्त कैसे निकालते हैं? आप पढ़ते भी हैं, आप आपकी स्टडीज भी रेगुलर चलती रहती हैं, कैसे मैनेज करते हैं समय को आप? नहीं, ये तो सर करनी पड़ती है ना. अब आप देखो, अगर मेरे को एलएमएस बनाना है और अगर मेरे को ऑनलाइन डिलीवरी करनी है लेक्चर्स की, तो मेरे को कुछ तो नया सीखना ही पड़ेगा. अभी आप देखो मेरे को करीब 4 मंथ्स लग गए इस बात का डिसीजन लेने के लिए कि मैं लर्निंग अपनी डिलीवर कैसे करूं. स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ना मालूम कितने सॉफ्टवेयर्स हैं, मेरे लिए कौन सा एप्रोप्रिएट है. क्योंकि आप जाके गूगल करेंगे अभी तो कम से कम 8-10 पेज खुल जाते हैं. स्पॉन्सर लिंक उसमें इतने ज्यादा हैं कि कौन सही है कौन गलत है पता लगा पाना बड़ा सही है. तो आप उसको ट्राई करते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, फिर आप अपनी कॉम्पिटेंस देखते हो, तो आपको स्किल्स तो लेनी ही पड़ती है जी. फिर किसी को एक आपको नॉलेज का पता होना अलग बात है और उसको एक्सप्रेस करना एक अलग बात है ना, ताकि सामने वाला पर्सन भी समझ जाए जी. तो उसके लिए फिर पढ़ना पड़ता है जी. तो ये तो साथ साथ है. इट इज नॉट दिस कि ये पढ़ाई करी और ये बिजनेस किया. ये पढ़ाई वाला ही तो बिजनेस है. पढ़ाई साथ साथ ही चलती रहती है. तो आपको उस बिजनेस को करने के लिए ही पढ़ाई करनी पड़ती है. तो अपने आप ही होता जाता है सब. प्रोपोर्शन है वो अपने आप ही होता जाता है. फिल्में देखते हैं? फिल्में हाँ, वेब सीरीज ज्यादा देखता हूँ. फिल्में कम, अच्छी कमी आती है. ज्यादा देखता हूँ. कौन सी वेब सीरीज देखी इन दिनों में आपने? वेब सीरीज इधर तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी वो, मतलब सब हंसेंगे लेकिन अब है तो है, सच ही बोलना चाहिए. तो मैंने नेटफ्लिक्स की वो देखी थी, मनी हाइस्ट देखी थी. आप लोगों ने देखी मनी हाइस्ट? किसने देखी? अरे वाह, क्या बात. आपने सारे पांचों के पांचों देखिए. पांचों के पांचों देखकर फिर मैं बड़े डिप्रेशन में गया. मैंने कहा यार ये मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ. लेकिन 18 घंटे पे बैठ के वेब सीरीज देखता रहूंगा तो हाउ द लाइफ विल गो फर्दर. तो उसने भी बड़ा मोटिवेट किया, मनी हाइस्ट ने भी बड़ा मोटिवेट किया कि कौन फेवरेट कैरेक्टर कौन थे मनी हाइस्ट में आपके? मनी हाइस्ट वो प्रोफेसर साहब. प्रोफेसर, आई एम ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय इंटेलेक्ट. हमारे भी प्रोफेसर साहब हैं, वो बिल्कुल वैसे मनी हाइस्ट जैसे ही बुलाएंगे आप. अच्छा सर, नाइस जी. हाइस्ट नहीं करते ना वो. नहीं करते. और
इंटरेस्टिंग सीरीज। फेवरेट एक्टर कौन है आपके? कोई एक नहीं है सर, जो अच्छी एक्टिंग कर देता है वही मुझे अच्छा लगने लगता है। तो मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट यस आई लव अमिताभ। आई लव अमिताभ not because only of his acting, obviously his acting is superb. I love Amitabh for his personality, the way he bounced back from almost his bankruptcy. He's the only actor who has maintained the brand. Brand बनाना एक बात है, पर brand को इतने लंबे समय तक maintain करना एक अलग बात है। There at this age, how active he is, how focused he is, how humble he is. So अगर ये देखूं तो अमिताभ is one of the great आपको पता है आप भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, आप सलमान खान से छोटे हैं 3-4 साल। जी बिल्कुल। और काफी फिटनेस का भी काफी ख्याल आप रखते हैं। जी, शनि मेरा 10वें भाव में है, तो अच्छा। हॉरोस्कोप में तो आपको ज्योतिष का भी नॉलेज है? थोड़ा बहुत पढ़ा था उसका भी सर्टिफिकेट है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। आप जितने भी हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए जो लोग जुड़े हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर, सब लोगों से कहना चाहेंगे अगर आपको बहुत सारी चीजें सीखनी हो और व्यक्तिगत किसी डाउन टू अर्थ आदमी से मिलना हो, उदयपुर घूमने आइएगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। उदयपुर की झीलों की सैर कीजिएगा और मोटिवेशन के लिए डॉक्टर साहब से मिलिएगा। कोई फेवरेट डायलॉग, कोई गाना किसी का भी जो आपको लगता है कि यार ये मेरे दिल के बहुत करीब है? मैंने कहा it keeps on changing. Life is always about a change. Life is not always a fixed. जी। तो अभी जैसे कुछ समय पहले तक my favorite was this तरुवर, जैसे प्यासे मन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से मैं शरण तेरी आया। अभी अगर आप अभी का फेवरेट सुनेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पीयूष जी का आरंभ है प्रचंड में बोले मस्त होके चुम। तो मैंने कहा that is keep on changing. It is not only the thing, but yes, any song which connects to the high spirituality, which connects to the शौर्य, which connects to the wisdom, है ना। जैसे कि उसमें बड़ी अच्छी लाइन आती है कि हो दया का भाव या फिर शौर्य का चुनाव, ये तुम सोच लो। So he is saying that make a clear decision. अगर तुम दयावान हो तो भाई युद्ध पे मत जाओ, है ना। तो दया का भाव है तो आराम से बैठो, मजे करो। और अगर युद्ध करने जा रहे हो तो फिर तुमको गला काटना पड़ेगा। तो शौर्य का भाव है या युद्ध का चुनाव है, ये सोच के जाओ। So these few things I like very much about that song, and युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, इस तरह की कुछ लाइन्स आती हैं इसके अंदर। एक लगन लगी तुमसे मन की लगन, उसका पिक्चराइजेशन थोड़ा दूसरे तरीके से है, बट बेसिकली वो सूफी सॉन्ग है ना, वो गॉड से कनेक्ट करता है आपको जी। तो इस तरह के सॉन्ग्स मुझे काफी मोटिवेट करते हैं और उनके साथ बहुत गहरे से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। आपने पीयूष जी का नाम लिया, पीयूष मिश्रा साहब, बहुत सारे इंटरव्यूज हमने देखे यूट्यूब पे, तो उनकी लाइफ जर्नी भी ऐसी रही। शुरू में दिल्ली में नाटक करते थे और जिस तरह का उनका था, और बाद में कैसे वो उठ के ऊपर आए। बच्चन साहब का जिक्र जैसे आपने किया और तमाम वो लोग, मनी हाइस्ट का जिक्र आपने किया। मनी हाइस्ट का अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या मैसेज देती है, अगर पॉजिटिव हम फैक्टर की बात करें तो? अभी थोड़ा सा इससे थोड़ा सा दूर जाऊंगा, फिर आपको यही लाके लिंक कर दूंगा जी। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं इंटरनेशनल मेडिकल बोर्ड फॉर बिजनेस स्किल्स लेकर आऊंगा, तो जब मैं उसको डाल रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल करने की कोशिश करी कि साहब डॉक्टर और बिजनेस, डॉक्टर को बिजनेस क्यों करना है, डॉक्टर तो भगवान का रूप है, उनको आप बिजनेस क्यों सिखाओगे, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उसमें भी एक इंटरव्यू में मैंने बोला भी, मैंने कहा कि डॉक्टर भी तो आदमी है ना। अब मैं कहीं अभी लंदन घूमने गया था तो मेरे को किसी ने टैक्सी में कोई फ्री थोड़ी ले गया कि भाई आप डॉक्टर साहब हैं, आप आइए साहब, आप मरीजों का इलाज करते हैं तो आपके लिए टैक्सी फ्री। ऐसा तो कभी आज तक किसी ने करा नहीं, या आपको फ्लाइट की टिकट फ्री दी जाएगी, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो डॉक्टर्स के अपने भी एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए उसको अर्न करना चाहिए। सो द थिंग इज दैट you should earn by legal mean, you should earn by ethical mean। तो मनी हाइस्ट को अगर मैं देखूं तो मनी हाइस्ट डेफिनेटली इज अनएथिकल, इट इज इलीगल। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, राइट, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैं उस तरह से मनी बनाने के फेवर में कभी भी नहीं होता जी। लेकिन हाँ, अगर आप उनका टीम वर्क देखें,
आप अगर उनका मैनेजमेंट देखें, द टाइप ऑफ सीक्रेसी दे मेंटेन्ड अबाउट ईच अदर, तो ये सारे पॉजिटिव आप उससे ले सकते हैं। उनके प्लानिंग, प्लान प्लान बी, प्लान प्लान सी, सी, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये है। फिर उसके बाद सारे प्लान जो फेल भी हो गए, उसके बाद में उस समय सिचुएशन को कैसे कन्फ्रंट करना है, ये भी उससे सीखने की बहुत बात है। तो आप उसका इलीगल और अनएथिकल पार्ट हटा दीजिए और उसका टीम वर्क, उनका साहस देखिए, है ना, उसके अंदर जो भी है वो इस माइंडसेट से तो गया ही है कि वापस आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, और एक दूसरे के लिए जो उनका डेडिकेशन था, सो दैट वाज कमेंडेबल। फिर से मैं उसी बात पे हूँ, जैसे आप हमें दूर ले जाके वापस आपने ही कनेक्ट किया, हम फिर से आपके उसी चीज पे कनेक्ट हो रहे हैं कि ये भी आपकी कहानी से जुड़ा हुआ है। इस मनी हाइस्ट में जो प्रोफेसर जिन्होंने किया, उन एक्टर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनकी लाइफ में भी ऐसे हुआ कि मनी हाइस्ट पहले एक टीवी सीरीज थी, आ चुकी थी स्पेन में, पता नहीं कहाँ, तो फ्लॉप हो गई थी और लोगों ने नहीं देखा। लेकिन जब कोविड आया तो कोविड के दौरान नेटफ्लिक्स ने उसको खरीदा और फिर से उसको सीरीज के रूप में उसको रिलीज किया और उसी सीरीज ने रिकॉर्ड बना दिया। और जो फ्लॉप एक एक्टर था, पूरी टीम उनकी फ्लॉप थी, वो वापस से लाइमलाइट में आ गई। तो ये एक बार फिर से कनेक्ट हो रही है वो चीज है। तो साहब लगभग मेरे सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हम पार्ट 2 पार्ट 3 हम लंबा सोच रहे हैं। फिलहाल हम स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ना चाहेंगे। खूब सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, वीआईएफटी के तमाम स्टूडेंट्स यहाँ इस इंटरव्यू में जुड़े हैं, जिन्होंने पूरा आज आयोजित किया है ये बहुत सुंदर सत्र। और यहाँ पे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, फाइन आर्ट्स के हैं, फैशन डिजाइनिंग के हैं। आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप कीजिएगा। प्रवर जर्नलिज्म कर रहे हैं जी, आपका सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे पूरी सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो सर क्या होता है अगर हम किसी इंसान से मोटिवेशन लेते हैं तो कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाता है, उस टाइम के लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं, तो सर ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी चीज करनी चाहिए जिससे हम सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहें? ये चैलेंज मेरी लाइफ में भी 2-3 बार आया और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक बार 40 इयर्स का जब था तो मैं सन्यासी हो गया। मैं 3 महीने सन्यासी बैठकर मैं 3 महीने सन्यास में रहा। फिर सन्यास में रहा, फिर समझ में आया कि सन्यास तो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर वापस आया, फिर काम करना शुरू करा। 2 बार रिटायर हो चुका हूँ। तो फिर सब कंप्लीट हो जाता है और फिर होता है तो वही जो आपकी बात आ रही कि भैया मोटिवेशन कहाँ से लेकर आऊँ, मैं बार बार कहाँ से लेकर आऊँ। और ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल टू द पॉइंट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एट अ वेरी लेस एज, कि आप किसी को देखकर जब मोटिवेट होने लगते हैं तो वो मोटिवेशन बहुत लंबा लास्ट नहीं करता, क्योंकि वो आदमी की भी तो अपनी कुछ कमजोरियां होंगी ना, कोई भी परफेक्ट तो है नहीं। तो आप बेंचमार्किंग करना सीखिए। जैसे कि अगर आपको किसी का कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा लगता है तो आप उसको कम्युनिकेशन के लिए बेंचमार्क कर लीजिए। किसी का आपको बिजनेस का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप उसको बिजनेस के लिए बेंचमार्क कर लीजिए। तो मोटिवेशनल एक पर्सन को ना बनाकर आप डिफरेंट स्किल्स के लिए डिफरेंट बेंचमार्क्स सेट कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड, एक बड़ा अच्छा टर्म है हिंदी मतलब हिंदी भाषा में और हिंदू धर्म में ही वो टर्म है, दैट इज नोन एज स्वस्थ। स्वस्थ में बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि इसका मतलब कुछ हेल्थ से रिलेटेड होगा, तो हेल्थ से तो रिलेटेड है, लेकिन अगर आप इस शब्द के टुकड़े करेंगे तो इसका मतलब है स्वस्थ। स्व मतलब स्वयं, कहते हैं ना स्वराज्य, स्वाधीनता, है ना। स्वाधीनता मतलब जो अपने अधीन है वो स्वाधीन है, किसी और के अधीन है तो पराधीन है। तो स्वस्थ, तो स्व का मतलब स्वयं और अस्त का मतलब स्थित। जो व्यक्ति अपने में स्थित है वो स्वस्थ है। तो यू शुड हैव योर ओन गोल्स। जैसे मैं अभी आप लोग कितने लोग बैठे हो, मैं अभी आपसे पूछना शुरू हो जाऊं व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, योर आंसर विल बी एंटायरली डिफरेंट देन हर देन हिम, राइट। एवरीबॉडी हैज देयर ओन डेफिनेशन। जब हर एक आदमी की अपनी डेफिनेशन है तो कोई किसी का रोल मॉडल कैसे हो सकता है। आपको अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करने हैं फर्स्ट। तो आप देखो कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, पहले अपना गोल बनाओ। तो योर गोल शुड बी वेरी क्लियर टू यू। आप आराम से बैठो, 2 दिन 3 दिन फतेह सागर किनारे बैठो, भुवनेश्वर जी जाके बैठो, गोवा जाके बैठो, जहां बैठकर आपको अच्छा लगता हो बैठिए। आपको आपकी लाइफ की सक्सेस की डेफिनेशन लिख लीजिए। और मैं आपको बताऊं, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी मैं किसी से, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे बोलूं कि अच्छा लो पेन पेपर लो और 100 वर्ड में लिखो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट।
people are not having that clarity in their mind कि सक्सेस मतलब है क्या. And I challenge this. आप एक ग्रुप इकट्ठा कर लो, उनसे बोलो 100 वर्ड्स में लिखो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू. इट इज अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज टू डू बट वर्थ डूइंग दैट. तो आप अपनी एक स्क्रिप्ट लिखिए कि आपके लिए सक्सेस मतलब क्या है, उसको अचीव करिए. और वो कोई पत्थर की लकीर नहीं हो गई, उसको रिविजिट करिए 1-2 महीने के बाद. आपको शायद थोड़ी ट्वीकिंग की जरूरत पड़ेगी. वंस यू अचीव दैट, नाउ अगेन थिंक, क्योंकि हम सब कौन है, हम सब ईश्वर का रूप है. गॉड हैज मैनिफेस्टेड थ्रू अस. गॉड ऑलवेज इज क्रिएटिंग मोर एंड मोर. आप जब एक गोल अचीव कर लेते हैं, फिर उसके बाद रीथिंक करिए कि अब और क्या चाहिए. देन जैसे मैंने कहा कि जब मैं 5,000 की नौकरी करता था तो उस समय 1,000 करोड़ की कंपनी थोड़ी सोचता था. सोचता भी तो बड़ा अजीब सा लगता, कहाँ से होगा. तो 5,000 थे, फिर उसके बाद यहाँ पहुंचे, फिर ये करे. अभी नेटवर्क निकालेंगे तो कुछ 100-125 करोड़ की निकलेगी. तो अब क्या रुक जाए? रुक सकते हैं, 100 करोड़ खर्च थोड़ी होते हैं. लेकिन नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा है, 1,000 करोड़ की कंपनी बनानी चाहिए. नाउ दैट इज अनदर मोटिवेशन ना. हो सकता है जब 1,000 करोड़ की बन जाएगी तो आई विल थिंक कि यार ये टॉप 10 में अपना नाम क्यों नहीं है, टॉप 10 फोर्ब्स में नाम क्यों नहीं है. सो बट बिलीव मी दैट सक्सेस इज नॉट ओनली द फाइनेंशियल सक्सेस. आपको अपने रिलेशनशिप में भी सक्सेस चाहिए, आपको आपकी हेल्थ में भी सक्सेस चाहिए, आपको अपने लाइफ के जो एंजॉयमेंट्स हैं उसमें भी सक्सेस चाहिए. आप एक कमरे में बैठे खाली पैसे ही कमाते रहोगे, उससे क्या होगा. यू हैव टू सी दिस वर्ल्ड, यू हैव टू ट्रैवल दिस वर्ल्ड. तो इस तरह के अपने गोल्स बनाइए, उन्हीं को पढ़िए, बेंचमार्क करते रहिए. आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा और आप हमेशा अचीव करते रहेंगे. आशिरा. यस सर. सर एक मूवी आई थी संजू, जिसमें एक सॉन्ग था कर हर मैदान फतेह. तो आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो मैदान फतेह कर लिए वो हमारे सामने है, लेकिन कितने मैदान और हैं जो आप इन फ्यूचर करने वाले हैं? देखो, वैसे तो बताऊं आपको, बड़े मैदान फतेह भी हुए हैं और बड़े सारे मैदानों से पराजय भी मिली है ना. और वो जो जिसको हम पराजय नाम दे देते हैं और हार नाम दे देते हैं, वो मिसनॉमर्स हैं. वो आपको कुछ सिखा कर जाते हैं. तो आपको आंसर करने के पहले मैं इस बारे में जरूर कहना चाहूंगा और ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि इट इज नॉट that I have won everywhere. I have lost at many places. I have taken a lot of bad decisions in my life also, which every one of you will take and which every one of us will take. Try to learn from them. Okay. अब आपने पूछा कि आगे कौन से मैदान फतेह करने हैं. तो मैदान फतेह करने में, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था, सर के साथ बात कर रहा था, तो मैंने ऐसा रियलाइज करा, दैट इज माय स्वॉट एनालिसिस. जब मैं स्वस्थ होता हूँ, मतलब अपने अंदर स्थित होता हूँ, तो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज है. तो मैंने रियलाइज करा कि मेरी वन ऑफ द कैपेबिलिटीज है कि मैं बोलता अच्छा हूँ, मैं समझाता अच्छा हूँ, मैं जो सोचता हूँ उसको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ. मैं इस एज में भी टेक से भी अच्छे से हूँ. मैं एक जो अभी आपकी जो एज ग्रुप है 18 साल से 25 साल के टेक से भी जो बच्चे हैं, मैं मतलब उनको हरा नहीं पाऊंगा तो भी उनके मतलब साथ तो चल ही लूंगा. मतलब आप जितनी बात करोगे AI की, मैं भी लगभग उतनी ही बात कर लूंगा. आप जितनी तेजी से प्रेजेंटेशन बनाओगे, मैं भी लगभग उतने से ही बना लूंगा. सर सॉरी, इस बीच में एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा. आपकी बातों में उर्दू के शब्दों की झलक दिख रही है, तो आपने उर्दू में कोई मतलब अचीवमेंट? लखनऊ का हूँ मैं, लखनऊ का नवाब, लखनऊ नवाबों का शहर. वहाँ की नजाकत है, वहाँ की बोली है. और उर्दू तो बड़ी मीठी बोली है. वो कहते हैं अभी वो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, और जो आंखों से ना टपका तो लहू क्या है. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो अभी जो अचीव करना चाहता हूँ, आई वांट इंडिया, बिकॉज इंडिया में अभी जैसे मोदी जी को विश्व गुरु और इस तरह के दर्जे मिल रहे हैं, तो वो तो एक पर्सन स्पेसिफिक और प्रधानमंत्री स्पेसिफिक है और वो डिजर्व भी करते हैं उसको. मैं चाहता हूं कि इंडिया एज अ कंट्री should be seen as on the international horizon, where, क्योंकि अगर आप देखें चाणक्य is one of my guru, one of my benchmark. तो चाणक्य जब थे तो इंडिया को विश्व गुरु माना जाता था. तो इंडिया शुड बी द हब जहां से जो है पूरा विश्व सीखे, पूरा विश्व ट्रेनिंग ले. जैसे मैंने कहा कि स्वस्थ, अब ये वर्ड खाली हमारे पास ही है, और आप देखो इस वर्ड को, अगर आपने खाली इस वर्ड को डिकोड कर लो आप, तो आप बहुत सारी चीजों से आप फ्री हो जाते हो. क्योंकि अगर आप स्वस्थ हो तो आप ईर्ष्या से फ्री हो. ये क्या करते हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं रहा ना.
मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने आप को अचीव करता जाऊंगा, तो मैं स्ट्रेस फ्री हो गया, मैं स्वस्थ होते ही मेरे अपने गोल्स हो गए, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हो गया। तो आप देखो एक शब्द ही भारतीय संस्कृति में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस तरह से वी इंडियंस आर वेरी रिच इन हार्ड वर्क, वी आर वेरी टैलेंटेड पीपल एंड वी शुड teach this word. So now my vision and mission is to create the fleet of the trainers, to create the fleet of the people, and me also want to be seen as a international at international level as one of the teachers, one of the coach, one of the guide who can deliver sitting in a room to the entire world. आप में से कोई और? यस, आप या साहिल, कोई भी प्लीज। Female representation नहीं है, female से no रीना, questions. यस सर एक वर्ड में अगर आप किसी को मोटिवेशन देनी है तो कैसे दोगे आप किसी को? एक वर्ड में किसी को मोटिवेशन देनी है, बस मोटिवेटेड ही करूंगा बस। कोई और वर्ड? देखो मोटिवेशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉम्प्लेक्स। व्हाट वर्क्स फॉर मी may not work for you because your conditioning, your brain structure, your prarabdh, if I see Jyotish, your journeys from your previous life and my journey from my life is entirely different. So I believe that one word should not be sufficient for that. And there are approximately 15-20 success principles, right? एक अच्छी किताब है, बड़ी छोटी सी है, क्योंकि आप शायद शॉर्टकट ढूंढ रहे हो लाइफ में एक वर्ड से, है ना? तो मैं आपको शॉर्टकट की किताब बता देता हूँ। उस किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, लेस देन 100 पेजेस की किताब है। उसके अंदर वो सब कुछ है जो आपको रिच बनाता है। और फिर आप मेरी बात समझिए, मैं सिर्फ मॉनेटरी वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम सेइंग दैट यू शुड बी रिच, क्योंकि आपकी खुशी के लिए सिर्फ पैसे से काम नहीं होगा। You should be rich in your relationship. You should be rich in your health. You should be rich in your adventures everywhere. So that one book, not one word, the one book, Science of Getting Rich, if applied rightly in your life, you will be able to get almost everything what you desire in your life. यस हाँ। और आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन? यस साहिल, आप पूछो। हाँ सामने आ जाओ, कोई दिक्कत हाँ जी, आइए। साहिल नाथद्वारा से आता है। अच्छा, अरे वाह, कृष्ण जी की नगरी है वो तो। कृष्ण जी की नगरी है, शिव जी की मूर्ति है, तो बहुत बढ़िया। साहिल बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, अभी उन्होंने प्ले किया ताजमहल का टेंडर। हाँ, एडिशन में आए थे। हाँ भाई, आई मिस आप भी थे, प्रवर भी थे वहाँ पे, हाँ, और इनकी पूरी टीम थी नाटक वाली। जी साहिल पूछिए। तो सर आपने बोला कि आपने मेडिकल भी किया हुआ है, मैनेजमेंट स्टडीज भी की हुई है, वैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सर ऐसा कभी ऐसा वक्त आया कि मतलब सर आप बहुत ज्यादा लॉस हो गया और आपको लगा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए? हाँ, पहला ठीक है कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया, रुक जाना चाहिए ये वर्ड तो भी नहीं आया। लॉस हो गया था, मैंने एक मशीन ली थी MRI की, करीब 4.5 करोड़ रुपए की, अच्छे से रिसर्च करके लिया था, अच्छी मशीन थी, क्यूरा करके कंपनी थी, उससे मैंने लिया था। 4.5 करोड़ बड़ा अमाउंट होता है। और उस मशीन को हमने लिया और उसको हमने 2 साल चलाया लगभग। उस मशीन के साथ में मेरा 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, हमको मेंटेन करनी थी वो मशीन 15 साल तक। वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, वो कंपनी चली गई, और वो कंपनी चली गई उसके 2 महीने के बाद में जो मशीन थी वो भी भाप भर के उड़ गई, मतलब उसकी हीलियम थी वो पूरी निकल गई। तो वो जो 4.5 करोड़ की हमने मशीन खरीदी थी वो हमने किलो के भाव से 20 लाख रुपए में बेची, तो 4 करोड़ 30 लाख का लॉस हुआ था हमें। ये बात है 2020 की, अब से करीब 3-3.25 साल पहले। यस, इट वाज अ बिग लॉस, आई सफर्ड। इट वाज अ, मैं कैसे बोलूं कि रॉन्ग डिसीजन था या राइट डिसीजन था, क्योंकि जिस समय मशीन ली थी उस समय तो बैंकरप्ट नहीं हुई थी वो कंपनी, लेकिन हाँ मे बी इट इज अ रॉन्ग डिसीजन कि हमने उस कंपनी से लिया। और लेकिन हाँ, रुकेंगे ऐसा नहीं सोचा, फिर हमने यही सोचा कि मशीन और नई कौन सी लेनी है कि वो कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस नहीं रहे। तो वी बॉट सम गुड मशीन, फिलिप्स का मशीन लिया, विप्रो का मशीन है हमारे पास। तो लॉसेस तो होते रहते हैं बिजनेस में, अगर आप लॉस लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप बिजनेस के लिए तैयार नहीं है। तो अभी भी जैसे मैं LMS बना रहा हूँ और
ये जो मैं इतनी लंदन में कंपनी बनाई है उसका रेंट पे करता हूँ, तो सब मिला जुला के आई विल बी इन्वेस्टिंग 1 to 1.5 करोड़ इनटू दैट। तो अब इस बात का कोई गारंटी कार्ड थोड़ी है कि वो सक्सेसफुल होगा। हो सकता है कि हम इंटरव्यू दे रहे हो 1 साल के बाद कि सर वो बन गए 1000 करोड़ की, या मैं बोलूं सर छोड़ दी, सब नहीं चली, सब कुछ और कर रहा हूँ। सो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। किसी का क्वेश्चन? प्रांजल, आप लोगों में कोई? सर आप जैसे कि आपने कहा सर आप मेडिकल फील्ड से भी हैं, एज वेल एज आप सर मैनेजमेंट में भी आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड है। तो सर इफ अ पर्सन हु इज परस्यूइंग एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जो सर आज की सिनेरियो में आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, तो सर उस फील्ड के अंदर कोई पर्सन अपने करियर को कैसे एनहांस करे और किस पाथ पे चले जिससे वो उस करियर में ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाए? तो सर मैं वो जानना चाहूँगा। कुछ पिटफॉल्स हैं जो कि जब हम एमबीए कर रहे होते हैं या कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ लोग आपको आके काम में सुना जाते हैं कि यार किताब पढ़ने से क्या होता है ना, किताब पढ़ के मैनेजमेंट होता है क्या, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एंड ऑल। ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। आप उन लोगों को ना सुने, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो करिकुलम है, जो डिजाइन है ना, वो बड़े इंटेलिजेंट लोगों ने डिजाइन किया है। अब अगर आप देखें, जैसे आप एमबीए की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। अब इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर पीएचडी होती है, पता है आपको, लेकिन उस इकोनॉमिक्स में से कितने आपके काम की इकोनॉमिक्स है जो आपको मैनेजमेंट के लिए चाहिए, वो उन्होंने लाकर वहां पे रख दी। तो फाइनेंस है, फाइनेंस में भी पूरी पीएचडीज होती हैं। एमबीए के अंदर एक सब्जेक्ट फाइनेंस है, तो उन्होंने उसमें से लाकर जितना फाइनेंस आपके काम का है, कुछ कंसेप्ट्स जो आपके काम के हैं, वो उन्होंने लाके वहां पे रख दिए। तो एक तो जो आपका करिकुलम है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा फर्स्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि किताब पढ़ने से कोई मैनेजमेंट होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है। किताब पढ़ने से बुक्स आर अ वंडरफुल सोर्स ऑफ विजडम। तो जब आप एमबीए कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपका जो टेक्स्ट मटेरियल है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें फर्स्ट। सेकंड, इस बात का बहुत ध्यान रखें कि ये जो आपका करिकुलम है ये प्रैक्टिकल करिकुलम है, तो उसका एप्लीकेशन जरूर करते रहे। तब एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे जब आप एमबीए कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बिजनेस तो है, तो केस स्टडीज आती है। तो आप केस स्टडीज आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं वो आपको बहुत सारे प्रोवाइड कराते हैं। लाइब्रेरी के अंदर केस स्टडीज होती हैं, नहीं होती तो कुछ पैसे खर्च करिए, खरीद लीजिए, है ना। आप इस बात को इंश्योर करिए कि आप वीक में 1, 2, 3 जितना भी आपकी स्पीड है, आप कोई ना कोई केस सॉल्व कर रहे हो, है ना, कोई ना कोई केस स्टडी जरूर पढ़ रहे हो। दैट विल गिव यू। अभी आजकल ऑनलाइन गेम्स भी आते हैं, है ना, ऑनलाइन गेम्स ऑन मैनेजमेंट। प्लीज डोंट कंफ्यूज मी विद ऑल दोस गेम्स जो आपको आपके टाइम को वेस्ट करते हैं। मैनेजमेंट स्टडीज के गेम आते हैं, है ना, उसमें एक आपको एक वर्चुअल बिजनेस दे दिया जाता है और आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके अंदर आप जब आपका ये जो 2 साल है ना, ये प्रेशियस ईयर्स है, आप इसको बहुत मन लगाकर बहुत ध्यान से करें, प्रैक्टिकल साथ साथ करते रहे। फिर आप देखिए लाइफ में आप सब कुछ नहीं कर सकते, है ना। कोई आदमी बोले नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो उसने जिंदगी देखी नहीं है, उसने खाली किताब पढ़ी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इम्पॉसिबल एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर पॉसिबल। आप कुछ करने में बहुत अच्छे हैं, कुछ करने में खराब हैं। तो जो करने में आप खराब हैं उसको छोड़ दीजिए, जिस करने में अच्छे हैं उसको ऑन करते जाइए, उसको अप्लाई करते जाइए, क्योंकि आप यू विल बी नोन फॉर द गुड थिंग्स व्हिच यू हैव डन, राइट। उन स्किल्स को और ऑन कर लीजिए। आपको लगता है कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो आपका जो फोकस होना चाहिए एमबीए में वो मैक्सिमम मार्केटिंग पे होना चाहिए। आपको लगता है नहीं आप फाइनेंस बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं किसी कंपनी का, तो उन स्किल्स पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिए। और बुक्स के अंदर एक बहुत अच्छा चैप्टर होते हैं, उसके अंदर चैप्टर्स के अंदर छोटी छोटी केस स्टडीज आती हैं। एक तो केस सॉल्व करने की बात कर रहा था मैं, उसके बाद में केस स्टडीज आती हैं कि इन्होंने ये किया था इससे ये हो गया, इन्होंने ये किया था इससे ये हो गया। प्लीज रीड दैट, प्लीज रीड दैट, क्योंकि वो आपको बहुत सारी गलतियों से, जैसे मैंने आपसे भी शेयर किया कि देखो मैंने क्यूरा का मशीन लिया था, है ना, क्यूरा का मशीन लिया और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अब आप जाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, फिर एक कंपनी की मशीन खरीदेंगे और फिर 4 करोड़ का नुकसान करेंगे, तो ये क्या बात हुआ, है ना। आप मेरे से सीख लीजिए, है ना, मैं किताब लिखूंगा तो उसमें लिख दूंगा कि यार मैंने ऐसे मशीन खरीदी थी और ऐसे नुकसान हो गया। तो नाउ यू नो मी, यू हैव गॉट माय विजडम रेडीमेड टू यू। पर अगर आपने वो किताब ही नहीं पढ़ी तो क्या फायदा होगा। तो जो उस किताब के अंदर लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन गलतियों को आप ना करें, है
है ना, क्योंकि अगर मैं उसको रेट्रोस्पेक्टिवली देखूं तो मेरे को शायद शुरू से ही ऐसी कंपनी से लेनी चाहिए थी जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो, जिसका 60 साल का इतिहास हो। मैंने जो एक स्टार्टअप और एक नई कंपनी से मशीन क्यों लिया, ये मुझे गलती थी। तो आप मेरे से सीख लीजिए कि ये पक्का हो जाए उसके बाद ही लेंगे। उस मशीन का ऐसा इंश्योरेंस करा दीजिए कि अगर वो कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए तो भी आपके पास पैसा आ जाए। सो दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स एंड एमबीए इज अ वेरी प्रैक्टिकल डिग्री। हम बड़े सारे लोग इस पर करते हैं कि लोग पढ़ाई करो फट 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 और डिग्री ले लो, डोंट डू दैट, है ना। इट इज ऑल अबाउट, उसमें एक एक सब्जेक्ट बहुत क्राफ्ट करके बनाया गया। हमको लगता है इकोनॉमिक्स पे पढ़े, अब प्राइस इलास्टिसिटी अगर आपको नहीं पता है तो आप बिजनेस कैसे करोगे, है ना। अगर आपको ये नहीं पता है कि 10% प्राइस बढ़ाने से आपके कस्टमर टर्नओवर पे कितना, ये तो प्राइस इलास्टिसिटी है कि आपने अगर 10% अपना प्राइस बढ़ा दिया और आपका कस्टमर सेम रह गया तो आपको 10% प्रॉफिट आ गया, राइट। आपने 10% प्राइस बढ़ाया, 10% कस्टमर चला गया तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ गए। आपने 10% प्राइस बढ़ा दिया और 20% कस्टमर चले गए तो आप लॉस में आ गए। तो यही तो प्राइस इलास्टिसिटी है। तो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट प्राइस इलास्टिसिटी व्हिच वाज अंडर योर करिकुलम इनटू द इकोनॉमिक्स, यू आर लूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो थोड़ा सा बड़ा आंसर किया, लेकिन एमबीए मैंने बड़े मन से किया, बड़े मतलब दिल से किया मैं एमबीए मेरा। तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग एमबीए कर रहे हैं, जो भी बिजनेस स्टडीज को परस्यू कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस, देखो फाइनली सब लोग एट एंड ऑफ द डे बिजनेस ही कर रहे हैं ना। हम कहते हैं कि सेलिंग स्किल्स, अरे सेलिंग स्किल, अब फैशन डिजाइनर ने बोला कि मैं सेलिंग स्किल क्यों सीख रही हूं, है ना। ये तो एमबीए का पार्ट है, इट इज नॉट अंडर माय करिकुलम, बट कैन यू सर्वाइव विदाउट सेलिंग स्किल्स? नो। अच्छा, आप जॉब करने जा रहे हो तो भी क्या करने जा रहे हो, यू आर सेलिंग योरसेल्फ। आप क्या बेच रहे हो वहां पर, आपका सीवी क्या है कि भाई मेरे 9 घंटे खरीद लो, मैं अपने 9 घंटे आपको बेच रहा हूँ, आपके लिए 26 दिन काम करूंगा, मेरे को इतने पैसे दे देना। व्हाट यू आर सेलिंग? यू आर सेलिंग योर स्किल्ड टाइम टू दैट कंपनी। तो एट एंड ऑफ द डे वी आर ऑलवेज सेलिंग, वी आर ऑलवेज नेगोशिएटिंग, वी आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग। सो दीज आर द बेसिक स्किल्स जिसमें एमबीए पे ज्यादा फोकस रहता है। पर यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम स्किल होते हैं। आप जर्नलिज्म कर रहे हो, आप जॉब लेने जाओगे ना, तो आप क्या समझाओगे, आपको वो जॉब क्यों दे दें? यू शुड बी एबल टू कन्विंस देम कि आप उनके लिए, अगर वो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी देंगे तो आप उनको 2 लाख रुपए कमा के दोगे, तभी तो सैलरी मिलेगी ना, बाकी क्यों कोई सैलरी देगा। यू शुड बी एन एसेट टू अ कंपनी, नॉट अ लायबिलिटी। आप 1 लाख रुपए सैलरी लो और 50,000 रुपए कमा के दो तो कंपनी तो आपके लिए 6 लाख का लॉस थोड़ी बियर करेगी साल का। तो बी श्योर दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग विद एक्सीलेंस, यू आर डूइंग इट विद पैशन, यू आर डूइंग इट विद योर हार्ट। और वो नहीं आता हो तो छोड़ दो उसको, कुछ ऐसा कर लो जिससे पैशन आता हो। ये 3 इडियट्स वाला डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, है ना, कि सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, सर हमको तो नेटफ्लिक्स देखने में मजा आता है। नहीं, वो बातें नहीं कर रहा हूँ। यू शुड बी डूइंग व्हाट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड यू आर गुड एट इट। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ प्लीज। सर जैसे कि हमारी जो एज है वो बहुत क्रूशियल मानी जाती है, बहुत क्रूशियल टाइम है। सारी एज क्रूशियल होती है। हाँ, अभी बहुत नई चीजों से देखो मेरी एज देखो, अभी मैं रोकता हूँ आपको, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ। अभी आपकी एज कितनी? 18। अब चाणक्य नीति कहती है कि 40 to 60 इज द हाईएस्ट एज ऑफ अचीवमेंट। तो आप 18 हो, तो मैं अगर देखूं आपसे तो आई शुड बी जेलस इनफ, क्योंकि यू हैव 42 इयर्स मोर। अब मैं 52 का हूं, तो अब मेरे पास सिर्फ 8 साल है। तो आपकी एज क्रूशियल है या मेरी एज क्रूशियल है? यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू डू मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम इट। पर मैं तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, तो मैं यूं देखूं तो मेरी एज बड़ी क्रूशियल है आपसे। 30 की एज पर अलग क्रूशियलिटी आ जाएगी, क्योंकि उस समय तक शादी हो जाएगी, बच्चे होने वाले होंगे, फैमिली बनानी है, घर बनाना है। 40 की एज है, उस समय अलग चैलेंजेस आएंगे। तो आई जस्ट वांट यू टू टेक आउट फ्रॉम दैट जोन कि आप बड़ी क्रूशियल एज में, एज हमेशा क्रूशियल है, राइट। अब आप कुछ सर इस एज में बहुत सारी नई चीजों से वाकिफ होते हैं, लाइफ को एंजॉय भी करना है पर ज्यादा बिगड़ना भी नहीं है। तो सर कुछ ऐसी बुक्स या कुछ किताबें जो आप रेकमेंड कर सको जो हमें हेल्प करे थोड़ा सा? ये मुझे थोड़ा डिकोड करके बताओ कि एंजॉय करना है और बिगड़ना नहीं है, ठीक है? सर मतलब एंजॉय करने का बिगड़ने से क्या मतलब है? गलत राह पे नहीं जाना। गलत राह क्या होती है? सर कुछ भी गलत काम नहीं, जैसे कि सिगरेट्स, अल्कोहल, इनमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना इन चीजों में। देखो सिगरेट और अल्कोहल क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, बड़ा इसके बारे में बात होती है कि मैं नहीं लेता हूँ सिगरेट, अल्कोहल, डोंट टेक मी अदरवाइज।
सिगरेट और अल्कोहल क्या करते हैं बेसिकली, उनका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड से हटाते हैं और आपको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं, आपके इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं, आप बिल्कुल बिंदास हो जाते हो, राइट? यही यही हुआ, इसी को आप बिगड़ना कह रहे हो शायद, है ना? और निकोटीन है जो उसकी वो नुकसान करेगी, और जो अल्कोहल है वो लिवर खराब करेगा। लिवर भगवान ने बहुत बड़ा बनाया, नहीं खराब होता है ना? तो द मेन थिंग इज व्हाई एवरीबॉडी इज सेइंग दैट यू शुड नॉट टेक अल्कोहल, यू शुड नॉट टेक स्मोकिंग। फर्स्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज, एंड सेकंड जो आप अपने ऊपर से कंट्रोल लूज कर देते हो, एक प्रोडक्टिव टाइम लूज कर देते हो, तो वो लूज नहीं करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी किताब है मेडिटेशन द आर्ट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी समझते हैं, है ना? इंग्लिश इस बारे में बड़ी अच्छी है ना, जैसे हम खाली हिंदी में खुश होते हैं, हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, और इंग्लिश में बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। इंग्लिश में हैप्पीनेस अलग है, इलेशन अलग है, एक्सटैटिक अलग है, यूफोरिया अलग है, बड़े ग्रेड हैं, हैप्पीनेस के भी बड़े ग्रेड हैं। तो मेडिटेशन द आर्ट ऑफ एक्सटेसी, है ना? एक्सटेसी मतलब खूब एंजॉयमेंट, but you are doing it with the meditation, because meditation can take you again to that subconscious level which another person has to take alcohol। ठीक है, तो बिगड़ने का मतलब अगर अल्कोहल और सिगरेट था तो आप उसको मेडिटेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। आप एक जो कुछ अच्छी बुक्स हैं जो मेरी लाइफ की, जो जिनसे मुझे फायदा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली यू आर डिफरेंट एंड आई एम अ डिफरेंट मैन, लेकिन सक्सेस प्रिंसिपल्स देखो हमेशा सेम रहते हैं। तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इज अ वंडरफुल बुक। उसमें उन्होंने सारे जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स थे ना उसको एक्यूमुलेट कर दिया। इट्स अ गुड बुक। सेल्फ हेल्प की बुक में इस बात का आप बहुत ध्यान रखना, जितने भी लोग मेरे को कैमरे के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, कि वो नॉवेल नहीं है। ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फिक्शनल नॉवेल एंड अ सेल्फ हेल्प बुक। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल अगर आप कायदे से पढ़ रहे हो तो यू विल टेक 2 to 3 months टू रीड, क्योंकि उसमें पहले आप हैबिट पढ़ोगे, फिर उस पर एक्सरसाइज करोगे, फिर उसको अप्लाई करोगे, फिर उसके फीडबैक लिखोगे, है ना? तो एक चैप्टर में बड़ा टाइम लग जाएगा। और एक भाई साहब बैठे सैटरडे की शाम को पढ़ने बैठे और संडे शाम अरे यार रात में 7 हैबिट्स पढ़ ली, कुछ नहीं होगा उससे, बिलीव मी। वो आपने यूं ही पढ़ ली, उससे अच्छा तो नॉवेल ही पढ़ लेते, कम से कम एंजॉय तो करते। तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बड़े मजे लेके पढ़िए। प्रिंसिपल सेम है, देखो जैसे कि ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटी का प्रिंसिपल सेम है, राइट? अब आप 50 बुक पढ़ लो ग्रेविटी की, उससे क्या होने वाला है? आपने एक से भी अच्छे से समझ लिया, बाकी बुक्स तो उसी का रिपीटिशन होती है। तो कुछ अच्छी बुक्स हैं जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कॉवे की है। एंथनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विदिन इज अ वंडरफुल बुक। अनलिमिटेड पावर भी उनकी है, और अनलिमिटेड पावर और ये अवेकन द जायंट विदिन काफी सिमिलर है, तो आप अवेकन द जायंट विदिन पढ़ लो। एक टॉमी गैलोट नाम है शायद उनका है इनर गेम ऑफ टेनिस। तो इनर गेम ऑफ टेनिस में हमारे माइंड के अंदर क्या चलता है, दैट इज इनर गेम ऑफ टेनिस। इट्स अ वेरी गुड बुक। अभी जैसे मैंने इनको सजेस्ट किया था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, तो दीज आर गुड बुक्स टू रीड। इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी हैं, गुड टू ग्रेट है, और वो है ओशो की मेडिटेशन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, दैट इज आल्सो अ वंडरफुल बुक टू रीड। हार्वर्ड बिजनेस में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स पर आप अच्छी बुक्स पढ़ो। डिबोनो की बड़ी अच्छी बुक्स हैं थिंकिंग स्किल्स की। सो ये डिफरेंट स्ट्रीम की हैं, और ट्राई टू रीड 30 to 40 minutes of a good self-help book, and rest of the time apply that. It will take you a very long way forward. थैंक्स सर। हम समापन की ओर बढ़े या किसी का कोई सवाल बाकी है? सर वैसे तो लग रहा है कि सफर लंबा चलना चाहिए, क्योंकि बातें बहुत अच्छी हो रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है किताबों के बारे में जान के, सुन के, और इतनी सारी चीजें। हमें तो बहुत अच्छा लगा सर पर्सनली। आपको कैसा लगा VIFT आके बच्चों से बात करके? अपने विचार जरा साझा कर लीजिए सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और आई एम वेरी हैप्पी। अभी मैं बैठा था जब उधर, तो हम समझ रहे थे कि आप कितना एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्सेज को डिलीवर कर रहे हैं, और इस इंस्टीट्यूशन को बड़ी मेहनत से बनाया। आपसे मेरी जब फोन से बात हुई तो आप तो वॉइस ट्रेनर है, तो आपकी आवाज में ही बड़ा मेस्मराइजेशन है। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, एंड आई personally want to share because it is the time to give back to the society. So I feel very good
when I interact with youngsters, I interact with them and able to contribute even a bit in their life. So maybe शायद कोई उनमें से एक या दो बच्चे पढ़ लेंगे और वो मुझे जब वो 60 साल के होंगे तो मुझे याद करेंगे कि अच्छा जैसे मैं याद कर रहा था कि जी उन्होंने कहा था, तो that is a good thing to happen. और मुझे बहुत अच्छा लगा the kind of setup you have, the kind of focused students you have. So wish you all the best for moving forward. शुक्रिया जी। तो डॉक्टर अरविंदर सिंह से हम बात कर रहे थे, उनकी लाइफ जर्नी हम जान रहे थे। 50 वर्ल्ड वाइड पे आपने खास इंटरव्यू देखा और इसी तरह के बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए, बातों के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप 50 वर्ल्ड वाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उस पे आने वाले हर सैटरडे को एक स्पेशल वीडियो जो आता है उसको आप जरूर देखिए और आपको जो अच्छा लगता है हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।